हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम आपको सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यजालिका के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों का तंत्र। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका में, पूरे कोशिका की अगर बात करते हैं तो कोशिका में केंद्रक से लेकर के कोशिका कला के मध्य पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाली सबसे लंबी झिल्ली कहते हैं। ये प्राय सबसे लंबी झिल्ली होती है। इसकी खोज और इसके नाम के बारे में जरा देखते हैं तो सर्वप्रथम गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था, लेकिन इसे एर्गोस्टोप्लाज्म कहा था। देखा किसने था? गार्नियर ने, और एर्गोस्टोप्लाज्म कहा। लेकिन इसकी खोज का श्रेय और नाम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक वैज्ञानिक के.आर. पोर्टर ने दिया सन 1945 में। इसकी खोज भी की और इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी कि जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ह्यूमन्स आरबीसीज के अंदर भी नहीं पाए जाते हैं। यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल और मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले लाल रुधिर कणिकाओं में भी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। इसके बारे में हमने कहा कि ईआर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली प्राय सबसे लंबी झिल्ली होती है। और ये झिल्ली जो है पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। इस कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल, मतलब ये कोशिका का कंकाल भी बनाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल भी बनाती है। इसके आकृति के आधार पर देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की रचनाओं की बनी होती है। 3 प्रकार की रचनाओं की बनी है। सबसे पहले सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होती है लंबी, चपटी और शाखा विहीन होती है। लंबी, चपटी और शाखा विहीन होती है। जबकि जो दूसरा है थैलियाँ। थैलियाँ जो है जिसे हम लोग वेसिकल कहते हैं। वेसिकल ये प्राय गोलाकार या अंडाकार होती है। गोलाकार या अंडाकार होती है। अगर इसके आकार की बात करते हैं, साइज की, तो ये 25 से 500 माइक्रोमीटर होती है। ये वृत्ताकार या अंडाकार होती है जिसका साइज 25 से 500 माइक्रोमीटर तक होती है। तीसरी जो होती है नलिकाएं यानी ट्यूब्यूल्स, ये शाखित एवं मोटी होती है। शाखित होती है, ब्रांच्ड और मोटी होती है। इसके साइज की बात करें तो 50 से 100 माइक्रोमीटर मोटी होती है ये। तो ये आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की रचनाओं की बनी होती है। अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार के बारे में बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले
अगर बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि इसे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही स्पष्ट है, रफ यानी कि खुरदरा, रफ टाइप का होता है। कणिकामय होती है क्योंकि इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको रचनाएं जो दिख रही हैं, इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। ये कण राइबोसोम के कण हैं। ये राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। ये राइबोसोम जो है वो 80S प्रकार का होता है और इसी के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसी के कारण, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। दूसरा, अकणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। स्मूथ से स्पष्ट हो रहा है कि ये चिकना है, यानी कि इनके ऊपर किसी प्रकार के कोई भी कण नहीं पाए जा रहे हैं। नाम से स्पष्ट अकणिका में, अ मतलब अनुपस्थित है, कणिकाएं। जब किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो उसे अकणिकामय या एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और यहाँ पर अगर राइबोसोम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने कहा 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसा कहा गया है कि झिल्लियों का तंत्र है, यानी ये कंकाल के समान कार्य करता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में जो कंकाल है वो हमें सहारा प्रदान करती है, सेम इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गन्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब सेल को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कंकाल ढांचे के रूप में कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। दूसरा जो वर्क है वो लिपिड का संश्लेषण, ये लिपिड का संश्लेषण की भी करती है। जिस तरह से इसके घटक के बारे में पढ़ा है कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये शाखा युक्त होती है, यानी कि शाखाएं पाई जाती हैं और इनमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, शाखा युक्त होती है और इनमें क्या है कि इनमें किसी तरह से राइबोसोम के कण इसके ऊपर नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होती है, तो ये लिपिड का संश्लेषण करती हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्लाइकोजन का संग्रह भी करती है। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजेनेसिस, ये होता है। और उसको जो संग्रह करने का कार्य क्या करती है, ग्लाइकोजन को संग्रह करने का कार्य जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
जैसे कि हमने आपको कल वेसाइकल्स के बारे में आपको हमने बताया है। वेसाइकल्स तो ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं। तो ये गोलाकार अंडाकार जो है ये इसी में क्या है, ये विभिन्न प्रकार के जो ग्लाइकोजन है उसको भी संग्रह करती है। ग्लाइकोजन है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, उसको भी संग्रहित करती है। इसके बाद केंद्रक कला की उत्पत्ति। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की भी बात करें, केंद्रक कला भी है, कोशिका कला भी है, उसका भी निर्माण करती है। उसकी उत्पत्ति में ये मुख्य भूमिका निभाती है। इन्हीं की यही झिल्लियों से क्या होता है, केंद्रक कला का निर्माण होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रकों में जो झिल्लियों का निर्माण होता है, केंद्रक कला का निर्माण होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण होता है। जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो रही होती है उस समय भी कोशिका कला का निर्माण होता है, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही उसमें सहायता करते हैं। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण जैसे आपको बताया गया है कि ये सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, ये आपका जो ट्यूब्यूल्स है, और ये वेसाइकल्स है, ये ट्यूब्यूल्स है। और सिस्टर्नी जो होती है उसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, शाखा विहीन होती हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं और यही राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण बनाती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसलिए कहा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में भी अपना योगदान देती है। इसके बाद अंतरकोश की स्थानांतरण। अंतरकोश की स्थानांतरण क्या होता है, जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। किस तरह से, जैसे देखा जाए तो जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, कुछ भी हो, उसमें एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे होता है, तो वो जैसे यहां पर केंद्रक न्यूक्लियस में है तो वो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से फिर वो पोर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों के पास पहुंचा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, फिर वो पोर्स के पास, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो हार्मोन्स, एंजाइम्स जो होता है वो वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा लेमा में। अब प्लाज्मा लेमा जो होता है उसके बाद वो आउटसाइड यानी कि दूसरे सेल्स में पहुंच जाते हैं। आउटसाइड यानी एक सेल से फिर दूसरे सेल में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अंतरकोश की स्थानांतरण यानी कि कोशिकाओं में ये जो विभिन्न प्रकार के द्रव्य हैं, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, प्रोटीन है या कुछ भी हो, ये सभी चीजों का स्थानांतरण जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।